सोनाली एक बेहद ही खूबसूरत, समझदार और इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसे अपने लंबे बालों से बेहद प्यार था। साथ ही वो अपने घर के पास वाले पार्लर में बतौर ब्यूटिशियन काम करती थी। उसकी लाइफ में एक नया ट्रैक आता है जब गोल्डी की एंट्री होती है। गोल्डी डिसेंट सा समझदार लड़का था। वो एक बैंक में जॉब करता था। उसे सोनाली बेहद पसंद थी। धीरे धीरे सोनाली भी गोल्डी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फिर क्या, कुछ ही दिनों में सोनाली और गोल्डी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दिन बीतते जाते हैं। अरे सोनाली, जल्दी से रेडी हो जाओ यार। जस्ट कमिंग डार्लिंग, 5 मिनट बस। उफ, तुम्हारे ये 5 मिनट। बताओ ना गोल्डी, कैसी लग रही हूँ मैं? सोनाली, तुम बहुत ही कमाल की लग रही हो और ये हेयर स्टाइल खूब जच रहा है तुम्हारे ऊपर। ओह, थैंक यू जानू। एक दिन सोनाली अपनी मोना मौसी के घर उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। जैसे ही वो अपना हेयर स्टाइल बनाती है, उसके ढेर सारे बाल झड़ने लगते हैं, जिन्हें देख वो बेहद परेशान हो जाती है। साथ ही उसे कुछ थकान भी महसूस होने लगती है। तभी गोल्डी उससे बोलता है, अरे मोहतरमा, इन जुल्फों को कब तक संवारती रहेंगी, थोड़ा जल्दी करें। देखो ना गोल्डी, मेरे कितने सारे बाल झड़ रहे हैं। ऐसे तो मैं एक दिन गंजी हो जाऊंगी। अब तो ना मैं तंग आ गई हूँ इस हेयर फॉल से। अरे कोई बात नहीं यार, वैसे भी आजकल मार्केट में कितने सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। यार तुम चले जाओ, मेरा ना वैसे भी मन ही नहीं कर रहा है पार्टी में जाने का। तो ठीक है, फिर जाना कैंसिल। एनिवर्सरी है यार मौसी जी की, इतना स्पेशल दिन है उनका। तुम चले जाओ, वरना वही कहने वाली बात हो जाएगी। अरे कहने वाले कहते रहे, लेकिन तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर मैं तो नहीं जा सकता। जिद मत करो, तुम जाओ, अच्छा नहीं लगता। और मैं आईसीयू में थोड़ी ना हूँ, जाओ। अरे ठीक है बाबा, तुम कहती हो तो जाता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। सोनाली को घर पर छोड़कर गोल्डी मोना मौसी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली घर में परेशान, हताश, अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में सोचने लगती है। ये मेरे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी तो मैं इतना काम करती थी, कभी मुझे इतनी थकान महसूस नहीं हुई। न जाने क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मोना मौसी की पार्टी में गोल्डी को अकेला देख सब सोनाली के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं मोना मौसी का तो मुंह ही बन जाता है। गोल्डी सबको बता देता है कि सोनाली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो पार्टी में नहीं आई। अचानक से उसके फोन पर सोनाली का कॉल आता है। गोल्डी, तुम जल्दी घर आओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अरे सोनाली, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम टेंशन मत लो, मैं बस कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। अरे परेशान मत हो बेटा, घबरा मत, मैं चलती हूँ तेरे साथ, कुछ नहीं होगा सोनाली को। मोना और गोल्डी जल्द ही सोनाली के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि सोनाली घर में बेहोश पड़ी है। गोल्डी और मौसी जी सोनाली को होश में लाने के लिए उस पे पानी छिड़कते हैं, पर फिर भी वो होश में नहीं आती, जिसके कारण गोल्डी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तभी मोना मौसी उसे डॉक्टर को फोन करने के लिए बोलती हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज फटाफट से मेरे घर आ जाइए। ठीक है जी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सोनाली के घर आ जाता है और उसका चेकअप करता है, जिसमें ये पता चलता है कि सोनाली को 3rd स्टेज कैंसर है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मौसी जी और गोल्डी को बहुत बड़ा झटका लगता है। गोल्डी इमोशनल होकर बोलता है, मौसी जी, मेरे सोनाली को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, भगवान इतना निर्दयी थोड़ो ना है, सब ठीक कर देगा वो, तू सब्र कर। मौसी जी, अगर सोनाली को कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अरे अब
अपने आप को संभाल बेटा, अगर तू ही ऐसे करेगा तो सोनाली को कौन संभालेगा। चुप हो जा, ये मुसीबत के बादल छट जाएंगे। अरे चुप हो जा, देख डॉक्टर भी आ रहा है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और गोल्डी से बोलते हैं, गोल्डी जी, सोनाली की हालत बेहद क्रिटिकल है। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएंगी। हमें इनकी कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। हो सकता है इसके कारण इनके सारे बाल झड़ जाएं। डॉक्टर की बात सुन गोल्डी सब समझ जाता है और वो सोनाली का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगता है। वो उसके इलाज के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। कुछ ही दिनों बाद वो सोनाली का कैंसर ट्रीटमेंट करवाता है। सोनाली कैंसर से जंग जीतकर वापस नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, पर इस ट्रीटमेंट के कारण वो अपने बेहद अजीज बालों को खो देती है और गंजी हो जाती है। एक दिन वो अपने पार्लर की जॉब पे जाती है, जहाँ बैठी कुछ महिलाएं और लड़कियाँ उसके गंजेपन का मजाक बनाने लगती हैं। ए वो देखो, वो देखो गंजी पटेल, ए गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। अरे मोरी मैया, खुद के तो बाल नहीं है, आई बड़ी हमारा ट्रीटमेंट करने। रात टकले अपना सर तो ढकले। ओए ओए, यो तो टकली है, टकली गंजी। ये तो बड़ी अजीब लगती है। मेरी तो आवाज खराब है, मेरे को मर्द बोलते हैं सब। ये तो गंजा सा सर लिए डोलती रहे यहाँ पे। हाय रब्बा, कितनी अजीब लग रही है, गंजा जा सिर लेकर डोल रही है। लोगों की बातें सुन सोनाली एकदम चुप और हताश हो जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। सोनाली, एक बात बोलूं? यार तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरे भी बाल तुम्हारे जैसे होते। हाय सोनाली, काश मेरे बाल भी तेरे वांगू होंगे। अचानक गोल्डी का फोन आता है और सोनाली ख्यालों से बाहर आ जाती है। हेलो। कैसी हो डार्लिंग? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो। सब समझता हूँ मैं। एक बात बताऊं? हाँ बोलो। तुम ना टेंशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सो कीप स्माइलिंग, ओके? सारा काम खत्म करके जब शाम को सोनाली घर पहुंचती है तो अपने पति को गंजा देखकर एकदम से चौंक जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? आपने अपने बाल ट्रिम क्यों करवा लिए? अब बात ऐसी है कि घर जैसी है। तुम अपने गंजे पर से दिन ब दिन इतना डिप्रेस होती जा रही थी कि मैंने सोचा मैं भी अपने बाल ट्रिम करा लूं। पर अब लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी गंजा बुलाएंगे। अरे लोगों का तो काम ही है कहना। बाय द वे, मुझे तुमसे मतलब है, लोगों से नहीं। लोगों ने कैंसर को नहीं हराया, मेरी बीवी ने हराया है और मुझे नाज है तुम पर। क्या बात है मेरा गंजा, आजा मेरा बंजा। अपने पति का इतना प्यार और सपोर्ट पाकर सोनाली बेहद खुश हो जाती है। थपकी नाम की एक बहुत ही प्यारी और कोमल स्वभाव की एक लड़की थी। उसके माता पिता को हमेशा से ही अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से अलग तोतली होती है। ऐसे ही एक दिन थपकी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो ही रही होती है कि तभी उसकी माँ मनोरमा उसे आवाज लगाती है। थपकी, लाडो कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नाश्ता रेडी है। बताई माँ, बतौई लगा लूं। क्या कह रही है? कोयल जला लूं? पागल हो गई है क्या? अरे माँ, दाल बना लो, दाल बना लूं? पर बेटा नाश्ता तो बन गया है ना। अरे माँ नहीं, अब क्या बोले डालियो। थपकी अपने कमरे से बाहर आती है, माँ को इशारे में सारी बात समझा देती है। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। तभी थपकी अपनी माँ से कहती है, माँ आप मेरी बात ही नहीं समझ पाई। पता नहीं मेरी शादी जितने होगी वो मेरी बात समझ भी पाए जाती नहीं, और ये भी नहीं पता कि मेरी शादी होती भी थी नहीं। अरे मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, देखना तेरे लिए एक बहुत हैंडसम सा लड़का आएगा जो तुझे बहुत प्यार करेगा। हाँ माँ,
देते हैं। थपकी रेडी होकर अपने कॉलेज जाती है जहाँ उसका स्पीच कंपटीशन होता है। जैसे ही स्पीच देने के लिए वो आगे जाती है और बोलना शुरू ही करती है कि सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो दोबारा बोलने की कोशिश करती है, पर सब दोबारा हंसकर उस पर टोन कसने लगते हैं। तभी सबके बीच बैठा युवान बोल उठता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम सब उसे बोलने का मौका तो दो। तुम कौन हो? नए हो क्या तलाक में? पहले तो तभी नहीं दिखे। आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में एंड यू ऑल प्लीज स्टॉप लाफिंग यार, इन्हें बोलने दो। थैंक यू तो मत, तुम बहुत अच्छे हो युवान। थपकी को मोटिवेट कर युवान उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। थपकी को युवान का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। इस तरह दोनों की रोज रोज मुलाकातें होने लगती हैं। युवान को थपकी की सादगी और भोलापन भा जाता है और फिर क्या, एक दिन वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। युवान थपकी को लेकर अपने घर जाता है जहाँ उसकी माँ गीतांजलि उनका इंतजार कर रही होती है और अपनी बहू को देख गीतांजलि कहती है, हाय रब्बा, नजर न लग जे मेरी बहू नु, चांद दा टुकड़ा है। हाँ माँ, और ये चांद अब आपके घर की रौनक बढ़ाएगा। बहू, तू इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ बोलते सही। पहली पौना था तू माँ, मेरा नाम थपती है, थपती है की कहा? टपकी? साफ साफ बोल। जी चाचू माँ, थपती, मेरा नाम थपती है, थपती। हाय स्यापा, आपकी है, तू तोतली है। जी ठाठू माँ, आप तो नहीं पता था क्या? हाय युवान, ये क्या कर दिया तूने? तुझे यही मिली थी सारी दुनिया में। माँ, आप थपकी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मैं थपकी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा थपकी के खिलाफ। गीतांजलि बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसे थपकी की सुंदरता से तो बहुत प्यार होता है, पर जब भी वो उसके तोतलेपन के बारे में सोचती, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता। वहीं दूसरी ओर थपकी ने घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। एक दिन गीतांजलि की दोस्त रेखा उससे मिलने आती है। गीतांजलि अपनी बहू को उसके आगे बोलने से मना कर देती है। फिर आगे क्या होता है आप खुद ही देख लो। अरे कब से इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी। हाँ, तेरी बहू के लिए तोहफा जो लेना था। अरे उसकी क्या जरूरत थी, रहने देती। अरे बुला तो जरा, कहाँ है तेरी बहू? मैं भी तो देखूं कैसी है। तभी थपकी वहाँ नाश्ता लेकर आती है। अरे गीतांजलि, तेरी बहू तो एकदम हीरा है, हीरा। हाँ रेखा, वो तो है ही। अरे थपकी बेटा, कैसी हो? खुश तो होना अपने इस ससुराल में। अरे इतना शर्मा क्यों नहीं है? शर्मा जी की दुल्हन थोड़ो ना है। अरे कुछ तो बोल। अरे चा पियो चा, गल्ला तो हुंदिया रहंदिया ने। कुछ तो बात है जब ये गीतांजलि मुझसे छुपा रही है। अरे की सोच रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे थपकी बेटा, तुम कितना पढ़ी हो? ये पीएचडी कर रही है। हाँ, तो बेटा बता तुझे क्या क्या काम आता है? अरे घर का सारा काम यही करती है, बड़ी गुणवान है। सब मिलकर चाय नाश्ता करते हैं और रेखा वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और गीतांजलि थपकी के तोतलेपन से तंग आने लगती है। ऐसे ही एक दिन, थपकी, खाना बन गया? जी माँ जी, बन गया, तब तक बन गया। क्या बनाया है आज? थातू माँ खीर बनाई है। हाय रब्बा, पता नहीं केड़ा तीर चलाता। अच्छा चले दस, और की बनाया है? अरे थातू माँ, खीर बनाई है और मटर पनीर। की कह रही है? कतल? केदा कतल हो गया? ओहो थातू माँ, कतल नहीं, मटर पनीर। रुतो, मैं दिखाती हूँ। आप ऐसे नहीं थम दो दे। स्यापा खाना, पता नहीं की कतल तीर कर रही है इतनी देर दी। थपकी अपनी सास को सब्जी का बाउल हाथ पे लेकर दिखाती है।
इतनी देर से कतल कतल कर रही थी, साफ साफ नहीं बोल सकती? दादू मत थाप थाप ही तो बोला था। अरे तू क्या साफ बोलेगी? तू तो ना ही बोले तो अच्छा है। अपनी सास की बात सुनकर थपकी दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा आंटी दोबारा थपकी के घर आती हैं और इस बार वो पक्का मन बनाकर आती है कि आज तो वो थपकी की आवाज सुनकर ही रहेंगी। मैंने सुना है कि तू बड़ा अच्छा गाना गाती है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं गाती। अरे गीतांजलि, तू चुप कर, कम से कम कोशिश तो करने दे इसे। वैसे भी मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी। अरे अरे, वो इसका गला खराब है। तभी वहाँ युवान आ जाता है और देखता है कि किस तरह उसकी माँ थपकी को बोलने ही नहीं दे रही। माँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो ना। अरे बेटा कुछ नहीं, तू जा आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं करना आराम। ये सब देख थपकी को बहुत बुरा लगता है और फिर वो कहती है, बदलो आप तब प्लीज, भगवान तेरे तो पोदाओ। हाय थपकी, तू तोतली है। जी हाँ, हूँ मैं तोतली और मुझे कोई तलब नहीं है। इस बात तो मानने में मेरी पहचान नहीं है। आखिर क्या हुआ कि मैं ताप ताप नहीं बोल सकती, पर सब समझ तो सकती हूँ ना। हाय कर देता ना सब गुड़ गोबर के हंसी इस तोतली नु अपना मुंह बंद रखी। नहीं माँ, बहुत बोल लिया आपने, अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगी। अरे गीतांजलि, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अपनी बहू को बस इसलिए नहीं बोलने देती कि वो तोतली है। अरे जा। सबकी बातें सुन गीतांजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। वो अपनी बहू थपकी से माफी मांगने लगती है और फिर कभी उसकी आवाज को नहीं दबाती। वो अपनी बहू को उसके तोतलेपन के साथ पूरे सम्मान से अपना लेती है। इस तरह थपकी का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। निम्मी की 2 संतानें थी, सुरभि और लक्ष्मी। उसे अपने दोनों ही बच्चों से बेहद प्यार था। वो दोनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती थी। सुरभि स्वभाव से तेज तर्रार, बातूनी और खुल के जिंदगी जीने वाली लड़की होती है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी कोमल सी, शांत स्वभाव की, बैंक में जॉब करने वाली एक स्वाभिमानी किन्नर होती है। पर उसे हर रोज जगह जगह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी दादी मंजू और पिता लक्की सिंह भी उससे बेहद नफरत करते हैं। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी के घर सुबह नाश्ते के टेबल पर, अरे सुरभि, लाडो देख, मैं तेरे लिए एक बड़ी प्यारी ड्रेस लेकर आई हूँ। नाश्ता करने के बाद तुझे दिखाऊंगी। अमेजिंग दादी। वैसे सोमू, तेरे हाथ के ये पाव भाजी बड़े टेस्टी हैं। लो लो सुरभि और लो। वैसे दादी, अब मेरे लिए कुछ नहीं लाई क्या? अरे मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, तुझे तो तालियां बजा बजा के काफी कुछ मिल ही जाता होगा। प्लीज दादी, आप ऐसे मत बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे अगर मेरी बातें इतनी ही बुरी लगती हैं तो अपने लोगों के साथ रहा कर, हमारा घर छोड़कर जा। अपनी माँ मंजू के साथ जुबान लड़ाने की वजह से लकी सिंह अपनी किन्नर बेटी लक्ष्मी को खिंचा कर तमाचा लगा देता है। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? इस किन्नर की वजह से ना मुझे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है। आखिर दादी और पापा मुझे इस परिवार का सदस्य क्यों नहीं मानते? सॉरी दादी, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ये कैसी बातें कर रही है माँ जी? और आपने लक्ष्मी पर हाथ कैसे उठाया? लक्ष्मी बेटा तो चुप हो। दुनिया से लड़कर मैंने अपनी लक्ष्मी को इतना काबिल इसलिए बनाया है कि आप जैसे लोगों का मुंह बंद हो सके। भगवान ने इसे किन्नर बनाया है तो इसमें इसकी क्या गलती है? मेरे रहते मेरी बेटी को कोई इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। समझ रहे हैं आप सब? ओ प्लीज सब लोग शांत हो जाओ। वैसे ही मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। लक्ष्मी दी, आप भी चलो,
इन लोगों का तो रोज का ड्रामा है ये। फिर थोड़ी देर बाद ही सुरभि अपने कॉलेज और लक्ष्मी अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। लक्ष्मी बैंक मैनेजर होती है, जिस कारण सब उसकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, पर कुछ लोग उसके किन्नर होने का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे ही बैंक में आ गई किन्नर, देखो देखो। अरे जो इसका काम है वो क्यों नहीं करती? ना जाने किसने इसे यहाँ नौकरी दे दी। वहीं दूसरी तरफ बिंदास सुरभि आए दिन कोई ना कोई बवाल मचाती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने एक प्रोफेसर हरमन के साथ प्रैंक करती है। अतुल, नंदिनी, आज ना रास्ते से ही प्रोफेसर को उठवा लेंगे। आया बड़ा, जब देखो तब हमारा टेस्ट ही लेते रहते हैं। सही में यार, इस प्रोफेसर ने तो हद कर दी। आज तो इसको मजा चखा के रहेंगे। आक्रमण! हाँ दोस्तों हाँ, बन जाओ गुंडे। आज ना इस मास्टर का मोर बना देंगे, मोर। कुछ समय बाद सुरभि के दोस्त अपने प्रोफेसर हरमन का गुंडों की तरह पीछा करने लगते हैं। अपने पीछे गुंडों को देख हरमन प्रोफेसर भागने लगता है और भागते भागते वो रोड के पास सामने से स्कूटी पे आ रही लक्ष्मी से टकरा जाता है और उससे मदद मांगने लगता है। मैडम जी, मुझे बचा लीजिए। वो कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, पता नहीं कौन है वो। अरे आप घबराइए मत, आप तो सुरभि के प्रोफेसर हैं ना? हाँ, मैं कॉलेज जा रहा था, पर रास्ते में ये गुंडे पता नहीं कहाँ से आ गए। आप परेशान मत होइए, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे बाप रे बाप, ये लोग तो यहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? डोंट वरी सर, मैं आपके साथ हूँ, घबराइए मत। लक्ष्मी का साथ पाकर हरमन की घबराहट कुछ हद तक कम हो ही जाती है और उसके मन में लक्ष्मी के लिए प्यार जागने लगता है। वहीं लक्ष्मी को देखकर सुरभि के दोस्त भी हरमन का पीछा करना बंद कर देते हैं। शाम को जब लक्ष्मी और सुरभि घर आते हैं तो एक दूसरे से इस इंसिडेंट के बारे में बात कर खूब हंसते हैं। वो सुरभि को समझाती है, सुरभि ऐसा नहीं करते, आखिर वो तुम्हारे प्रोफेसर हैं। अच्छा बाबा सुमुदी, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है ना। तभी अचानक लक्ष्मी की माँ निम्मी वहाँ आ जाती है। सौम्या बेटा, सुरभि को तैयार कर दे, रिश्ते वाले आए हैं इसे देखने को। और हाँ लक्ष्मी बेटा, तू नीचे मत आइयो। ये क्या हो रहा है माँ, आप क्यों दादी बन रहे हो? मैं रेडी होकर ना सोमूदी के साथ ही आऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, वैसे अच्छे से लाना सोमू इस सुरभि को, मुझे लड़का बहुत पसंद है। इंजीनियर है, इंजीनियर, बहुत खास रिश्ता है, टूटना नहीं चाहिए। अपनी माँ निम्मी के कहने से सुरभि तैयार हो जाती है और दोनों बहनें रिश्ते वालों के पास चाय नाश्ता लेकर पहुँचती हैं। लक्ष्मी की खूबसूरती देख लड़के की माता अनीता और पिता कुणाल उसके बारे में पूछने लगते हैं। सब रब की मेहर है जी। वैसे सुरभि अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में है और काम काज में भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, बहुत होनहार है मेरी बेटी सुरभि। जी वो भी आपकी बेटी है? क्या नाम है इसका? किसने कहा था इस किन्नर को यहाँ लाने के लिए? आपकी एक बड़ी बेटी भी है, फिर भी आप छोटी बेटी की शादी पहले क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों है? अब सौम्या की शादी करवा दीजिए मेरे बेटे से। वो ये शादी नहीं कर सकती। ओए, क्यों नहीं कर सकती? जी लक्ष्मी एक किन्नर है। क्या? यो किन्नर है? हाय, आपके घर एक किन्नर रहती है? कैसे लोग हैं आप? सुनिए जी, चलिए आते। मैं ऐसे परिवार से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रख सकती। सुरभि के माता पिता अनीता और कुणाल को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लोग निम्मी के घर वालों की बहुत बेइज्जती कर वहाँ से चले जाते हैं। रिश्ता टूट जाने से पूरे घर में मायूसी छा जाती है। सब लोग लक्ष्मी को दोष देने लग जाते हैं। ये बात लक्ष्मी के दिल में लग जाती है और वो चुपचाप घर छोड़कर किन्नर कम्युनिटी के साथ जुड़ जाती है, जहां वो लोग उसे अपनाकर अपनी तरह के कामों में लगा देते हैं। ऐसे ही किन्नर कम्युनिटी में लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अच्छे से नाच, लड़का हुआ है इनके यहाँ, अच्छे से बधाई ले ले। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी, तुझे लोगों से पैसे लेने नहीं आते? रुक, मैं बताती हूँ, अब आया समझ? हाँ, पर ये जरूरी है क्या? ए सौम्या,
ये जरा ढंग से बन सवर। क्या नाक कटवाएगी क्या अपन किन्नर लोगों की? रेड लाइट पर खड़े होकर ऐसे लेने लोगों से पैसे, समझी? आखिर हम भी तो इंसान है ना, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? लक्ष्मी, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है, ऐसे ही रहना पड़ता है समाज में। हम किन्नर हैं। काश कि ये सब बदल जाता, हम भी आम लोगों की तरह स्वाभिमान से जीते। एक दिन लक्ष्मी रेड लाइट में सजी धजी अपने साथियों के साथ जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर पास के कूड़ेदान पर पड़ती है, जहाँ एक नवजात बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी। लक्ष्मी उसे कचरे के डिब्बे से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, वाह रे नसीबा, क्या खेल रचाया, मुझे किन्नर और इसे एक लड़की क्यों बनाया। यही फेंक दे इस बला को। क्यों मुसीबत मोल ले रही है? नहीं, ये मुसीबत नहीं, ये भी मेरी तरह किस्मत की मारी है, पर अब मैं इसका नसीबा बदलूंगी। अरे तू कैसे बदलेगी इसकी किस्मत? अपनी बेटी बनाकर, और आज से इसका नाम होगा सौम्या। इस तरह लक्ष्मी खूब कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। सौम्या को पाकर तो मानो लक्ष्मी का खोया हुआ स्वाभिमान फिर से जाग जाता है। देखते ही देखते सौम्या बड़ी हो जाती है और एक दिन डॉक्टर बन जाती है। साथ ही लक्ष्मी भी अपने किन्नर कम्युनिटी के राइट्स के लिए काम करना शुरू कर देती है, जिससे कि किन्नर भी आत्मसम्मान से जी सके। सौम्या, परसों मेरा इंटरव्यू है किन्नर कम्युनिटी के लिए। लोग तुझसे भी सवाल करेंगे, घबराना मत। जिसकी माँ आप जैसी हो, भला वो कैसे घबरा सकती है? माँ, आप इतनी टेंशन मत लो। एक दिन लक्ष्मी किन्नर कम्युनिटी राइट्स के लिए जा रही थी कि अचानक प्रोफेसर हरमन की नजर उस पर पड़ती है। वो उसके सोशल वर्क और सिंगल पेरेंट बनकर एक लड़के की जिंदगी बनाने के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करता है। साथ ही वो बरसों पुरानी अपने दिल की बात बताता है। लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैं एक किन्नर हूँ और एक माँ भी, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारे अस्तित्व से कोई परेशानी नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि बच्ची को पापा का प्यार भी मिल जाएगा। परवाह नहीं मुझे जमाने की, बस तुम्हारा साथ चाहिए उम्र भर के लिए। तो बनोगी मेरे घर की बहू? हाँ, बनूंगी मैं तुम्हारे घर की बहू, पर किन्नर बहू। मैं अपने अस्तित्व के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। इस तरह कुछ दिनों बाद लक्ष्मी और हरमन की शादी हो जाती है। वहीं जो लोग उसे ताना मारा करते थे, उनका मुंह भी बंद हो जाता है। लक्ष्मी लोगों को बता देती है कि किसी का जेंडर उसके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में रुकावट नहीं बन सकता। साथ निभाना साथिया सीजन 2 में गोपी नाम की एक लड़की होती है। वो बहुत ही समझदार, घरेलू और गुणवान होती है। उसे अहम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। गोपी के पापा की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो उसे दहेज नहीं दे पाते। गोपी की सास दहेज की लोभी होती है। वो अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार करती है और उसे अक्सर ताने मारती ही रहती है। साथ ही साथ उस पे हाथ भी उठाती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे कहाँ मर गई? कब से बोला है चाय और पकोड़े ले आ। लाई माँ जी, पता नहीं आज मेरी तबीयत है ना कुछ ठीक सी नहीं लग रही। हे भगवान। अरे जल्दी कर। बस आ गई माँ जी। कुछ ही समय में गोपी वहाँ चाय और पकोड़े लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी सास कोकिला बुरा सा मुंह बना लेती है। हाय, पकोड़े में तो निरा नमक है और ये चाय एकदम ठंडी। लगता है मुझे जीते जी मारना चाहती है। नहीं माँ जी, मैं बस अभी दूसरा कप बना के लाती हूँ चाय का। गोपी अपनी सास कोकिला के हाथ से जैसे ही कप लेती है, उसके हाथ से कप गिर जाता है और गोपी की सास कोकिला अपनी बहू का हाथ मरोड़कर उसे जलील करती है। तभी उसकी बेटी किंजल वहाँ आ जाती है और अपनी भाभी से अकड़ कर बोलती है, इतना महंगा टी शर्ट तोड़ दिया, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा क्या? अरे लाडो, क्या बोल दिया तूने कंगलों की लड़की से? एक फूटी कौड़ी तो दी नहीं गई इसके बाप से। माफ कर दीजिए माँ जी, वो जरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे हाथ से कप फिसल गया। सासू माँ, प्लीज
प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज सासू माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो सच में मेरे हाथ से कब फिसल गया था, मुझे बस चक्कर आ गया था। ओहो, तो चक्कर आ गया था। महारानी की तबीयत ठीक नहीं है, पैर दबा दूं तेरे, डॉक्टर के पास ले चलूं? हाँ माँ जी, प्लीज, मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। अच्छा, सर भी दुख रहा है। डॉक्टर की फीस तेरा बाप भरेगा। दहेज में तो कुछ लाई नहीं, हाँ, पर खर्चे पूरे हैं महारानी के। आई बड़ी डॉक्टर के पास जाने। सही कहा माँ, एक नंबर की कामचोर है। देखो अभी भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। ये ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। उसकी सास कोकिला उसे खींचकर एक तमाचा जड़ देती है और दुखी हताश गोपी अपनी नंद किंजल और कोकिला के ऐसे व्यवहार से रोने लगती है और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद गोपी की सास कोकिला का छोटा बेटा जिगर विदेश से घर वापस लौटता है और कोकिला अपने बेटे जिगर की शादी राशि नाम की लड़की से करवा देती है। राशि के घर वाले अमीर होते हैं और उसे ढेर सारा दहेज उपहार के रूप में देते हैं। घर में छोटी बहू राशि की खूब चलती है और बड़ी बहू गोपी की हालत नौकरों से भी बदतर हो जाती है। एक दिन गोपी के पिता दीनदयाल अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आते हैं। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? हम तो बढ़िया हैं। वैसे शादी में तो कुछ खास दिया नहीं, पर ये थैले में क्या लाए हैं? जी, बड़े स्वादिष्ट आम है आप सबके लिए। इससे ज्यादा आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? कंगले और लाएंगे भी क्या? अरे किंजल बिटिया, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? आपकी बेटी के होते हुए सब बढ़िया कैसे हो सकता है? लो आ गई। अपनी बेटी गोपी को देख दीनदयाल बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी के चेहरे पर पड़ती है। अरे बेटी, तेरे चेहरे पे ये निशान कैसे? वो पिताजी कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस काम करते हुए गिर गई थी तो चोट लग गई थोड़ी सी। बेटा, सब ठीक तो है ना? तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही ना? पिता के ऐसा कहते ही गोपी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी के दुख का एहसास होता है और उसको बड़ा धक्का लगता है। तभी अचानक गोपी के पिता को खड़े खड़े ही हार्ट अटैक आ जाता है। मेरे दिल में दर्द हो रहा है। गोपी बेटा। और इस तरह गोपी के पिता की वही मौत हो जाती है। सारे घर में मातम का माहौल छा जाता है। गोपी अपने पिता की मौत से टूट जाती है, पर कोकिला और किंजल के अत्याचार अभी भी कम नहीं होते, जिसके कारण गोपी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। ये सब देख जिगर को अपनी भाभी गोपी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सब कुछ ठीक करने के लिए एक प्लान बनाता है। वहीं दूसरी ओर घर की सारी जिम्मेदारी छोटी बहू राशि पे आ जाती है और फिर एक दिन राशि, अरे बहू जरा नाश्ता लगा दे। अरे कुछ मीठा भी बना दियो, बड़ा मन कर रहा है। ओह प्लीज सासू माँ, मुझसे तो उम्मीद मत करना। अपने साथ इतना सारा दहेज ऐਵੇਂ ही नहीं लाई थी मैं। ओहो, तो ये घर का काम कौन करेगा? कौन क्या करेगा? अरे आप और मेरी प्यारी ननद किंजल करेंगे। हे भगवान, ये कैसी बहू है? आप जैसी सास की मोस्ट वांटेड बहू। क्या? दहेज वाली बहू। तो अब लग जाओ काम पे सासू माँ। खिड़की दरवाजे सब चांद तारे की तरह चमकते हुए नजर आने चाहिए। ये कैसे बातें हो रही हैं भाभी? ओहो, तो मेरी प्यारी ननद को बुरा लगा? चुपचाप से किचन में जाकर बर्तन धो और उसके बाद मेरे लिए एक कप कॉफी भी बना के लाइयो। इस तरह राशि अपनी सास कोकिला और नंद किंजल से जमकर घर का काम करवाती है। दोनों का हाल बेहाल हो जाता है और उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। राशि की सास कोकिला और नंद किंजल को घर की बड़ी बहू गोपी की इम्पोर्टेंस समझ आने लगती है। वो बीते दिनों के बारे में सोचने लगती है। अरे गोपी, मेरे पैर दबा दे और फिर हाथ भी। जी माँ जी, आप कहे तो आपका सिर भी दबा दूं। भाभी मेरे कपड़े धोकर प्रेस कर दिए। बस किंजल, हो गया, अभी आती हूँ। तभी किंजल और उसकी माँ कोकिला एक दूसरे के पास आती हैं और गोपी को याद कर उसके बारे में बात करने लगती हैं।
माँ, गोपी भाभी ने तो आज तक हमसे ऐसे बात नहीं की। सही कह रही है लाडो, इस दहेज वाली बहू ने तो नाक को चने चबवा दिए। इससे लाख गुना अच्छी मेरी गोपी बहू थी। चल किंजल, गोपी बहू को उसके घर से वापस लेने चलते हैं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। अरे मैंने कैसा बर्ताव किया था उसके साथ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे भाभी से माफी मांगनी है। पास ही खड़ा जिगर अपनी माँ कोकिला और बहन किंजल की सारी बात सुन लेता है और उन्हें बता देता है कि राशि का ऐसा व्यवहार और भाभी गोपी का मायके जाना, ये सारा प्लान उसका है। ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया है। तभी जिगर बोलता है, राशि, तुम बड़े भैया और भाभी को यहाँ ले आओ। क्या अहम गोपी सब यहाँ है? हाँ माँ, हम सभी यहाँ हैं। ओहो, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं और माँ ही कलाकारी दिखाते हैं, पर जिगर भाई आप तो हम लोगों से भी आगे निकले। तो कैसी लगी दहेज वाली बहू? आ गई है कल ठिकाने। वैसे दहेज लेना और देना दोनों ही क्राइम है। इस तरह गोपी की सास कोकिला और नंद किंजल को समझ आ जाता है कि एक लड़की खुद ही एक अनमोल दहेज होती है और दहेज के लिए किसी को सताना अच्छी बात नहीं होती। ये कहानी है राजस्थान के भिलवाड़ा गांव की, जहां कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अब आगे आनंदी एक 16 साल की बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसे हमेशा से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके परिवार में उसकी माँ सुधा और पिता जमशेद रहते थे। गुड़िया से खेलने की उम्र में ही आनंदी को किसी के घर की बहू बनना पड़ता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे ही एक दिन उसके घर पर। माँ देखो ना, मैंने अपनी गुड़िया को एकदम दुल्हन जैसा सजाया है। अरे वाह, ये तो खूब चोखी लगे से। तू भी एक दिन ना ऐसे ही लगेगी। सच्ची मासा, मैं भी गहने पहनूंगी, मैं भी सजूंगी। लाडो, बस कुछ वक्त और फिर तू भी विदा हो जाएगी। हाँ। माँ, ये विदाई क्या होती है? किसी मिठाई का नाम है क्या? लाडो, विदा यानी जब तू अपने ससुराल जाएगी, हम सबको छोड़कर। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, आपने और बाबूसा ने छोड़ के। इसी तरह वक्त बीत जाता है। एक दिन आनंदी के लिए जगदीश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी उम्र 22 साल की होती है। उसके परिवार में उसकी दादी सा रुक्मणी, जो कि स्वभाव में एकदम कड़क थी। पूरा परिवार उनका हुक्म मानता था। पूरे भिलवाड़े में ऐसा कोई नहीं था जो दादी सा को ना जानता हो। ऐसे ही एक दिन वो आनंदी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। खम्बा खड़ी दादी सा। खड़ी खम्बा, रे दूधो नहाओ पूतो फलो। जगदीश बेटा, कैसे हो? एकदम ठीक सो काकी सा। आनंदी कठे से बुलाओ उसने। अभी आती होगी बस स्कूल से। थारी बड़ी होवे, स्कूल जावे से चोरी। ज्यादा पढ़ान लिखान की जरूरत कोना। जी दादी सा, जैसा आप ठीक समझो। तभी वहाँ आनंदी और उसके पापा आ जाते हैं। वो उन सबको वहाँ देखकर सोचने लगती है कि ये सब लोग कौन हैं और ये क्यों आए हैं। तभी सुधा उसे कमरे में ले जाती है और उसे तैयार करके बाहर लाती है। कुछ वक्त बाद जगदीश और आनंदी की शादी हो जाती है। ऐसे ही उसे एक दिन दादी सा दूध गर्म करके लाने को कहती है। आनंदी जैसे ही ग्लास दादी सा को देती है, उसका हाथ फिसल जाता है। हे मारा राम जी, छोरी नजर नहीं आता। भांग खा ली क्या सुबह सुबह? दादी सा, मने माफ कर दो, गिलास गरम था तो हाथ से फिसल गया। रा इतनी नाजुक मत बन, थोड़ा सहन करने की आदत डाल ले। ठीक है दादी सा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तभी वहाँ आनंदी की सास सुमित्रा आ जाती है और कहती है, मासा बस इसने माफ कर दियो बच्ची से। रे तू तो चुप रह, रे सिखान ले से कुछ घर के काम। जी मासा, मैं सब सिखा दूंगी। हाँ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी कि काम करते कैसे हैं।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आनंदी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो रोते हुए अपनी सास सुमित्रा के पास जाती है, क्योंकि वो उम्र में अभी महज 16 साल की थी और उसे पीरियड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो दर्द से करहा रही होती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा तू रुक, मैं तुझे ना अभी काढ़ा बना के देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, चुप कर। पर सासू माँ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सिर्फ घर की दाल रोटी खाई थी। मेरी लाडो, अब तू बड़ी हो रही है और ये उसकी निशानी है। क्या सासू माँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटा, ये दर्द तुझे पीरियड्स की वजह से हो रहा है और अब से हर महीने तुझे इस तकलीफ से गुजरना होगा। हर औरत को ये तकलीफ सहनी पड़ती है। आनंदी के पीरियड्स की खबर जैसे ही दादी सा को पता चलती है, वो उसे बड़े सख्त कायदे कानून बता देती हैं, जिसमें जमीन पे सोना, अपने कपड़े खुद धोना, रसोई में ना जाना, जमीन पर बैठकर सादा खाना खाना, मंदिर ना जाना, एक कमरे में रहना। वहीं दूसरी तरफ उसका पति जगदीश एक दोस्त बनकर उसका साथ देता था, उसकी मदद करता था। आनंदी को आगे पढ़ने का बहुत शौक होता है और इसी सिलसिले में वो अपनी पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे ना कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? जी वो ना, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर दादी सा ना कभी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देंगी। अरे आनंदी, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ दादी सा से। और फिर वैसे भी अपने लाडले को कभी ना नहीं कहेंगी वो। सच में? आप मना लेंगे ना दादी सा को? अगली सुबह जगदीश दादी सा से बात करने के लिए हॉल में जाता है। वहाँ सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। दादी, माँ, बापूजी, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल मारे लाडे सा, क्या बात है? वो दादी, आनंदी पढ़ना चाहती है, स्कूल भी जाना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि उसकी ये इच्छा जरूर पूरी हो। थारी बड़ी होवे, घर का काम करन दे इसने। कॉपी काली करके के करेगी जे छोरी? मासा, अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो ना। रे मारे सामने तू बोलेगी? रे या छोरी कहीं नहीं जाएगी, बोल दिया मैंने। दादी सा, मैंने कह दिया ना, तो बस कह दिया। आए मारा राम जी, यो कल की आई लुगाई के खातिर तू अपनी दादी सा से जुबान लड़ावेगा? आनंदी मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरा ही फर्ज है और मैंने फैसला कर लिया है कि वो आगे जरूर पढ़ेगी। जगदीश की बात सुनकर दादी सा बुरा सा मुंह बना लेती हैं। आनंदी स्कूल जाना शुरू कर देती है, पर उसकी दादी सास को उसका स्कूल जाना जरा भी पसंद नहीं था। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी उसे ताने देने का। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। जगदीश को अभी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते वो दूसरे शहर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक अच्छी जॉब लग जाती है। उसे अपने ऑफिस में रेणुका नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर आनंदी को छोड़ देता है और उसे अपने घर लेकर आता है। अरे लाडू सा, यो क्या कर दिया तने? अरे घर की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जा यहाँ से जगदीश, आज से मैं तेरी माँ नहीं हूँ और दोबारा इस घर में कदम मत रख दियो। अरे मासा, दादी सा, आप सब बात तो सुनो मेरी। रे कोई बात नहीं सुननी तेरी, जो गुल खिलाए है ना तन्ने, अरे बस देख के ही सब समझ में आ गया मैंने। अरे पर मैंने गलत ही क्या किया है? आनंदी उम्र में मुझसे छोटी है और रेणुका मेरी हम उम्र है और कुछ भी कहो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो फिर जा, जहाँ से आया ना वहीं लौट जा, अड्डे रुकने की कोई जरूरत ना से। इस तरह अपने साथ हुए धोखे से आनंदी टूट जाती है और किसी तरह खुद को संभाल कर वापस से आगे बढ़ती है और सभी ससुराल वाले उसका साथ देते हैं। आनंदी पढ़ लिख कर एक कुशल अध्यापिका बन जाती है और अपने ससुराल का नाम रोशन करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।